हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण अभिक्षमता, जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहा जाता है। दोस्तों, जो ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एनटीए का प्रथम पेपर का हमारा प्रथम टॉपिक है। और दोस्तों, प्रथम टॉपिक से संबंधित ये हमारी प्रथम क्लास है। क्लास भी ये हमारी पहली क्लास है। दोस्तों, हम बात करें जो एनटीए का प्रथम पेपर होता है तो उसमें दोस्तों 10 यूनिट होती है और 10 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। और उसी में दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों शिक्षण अभिक्षमता। इसमें से दोस्तों आपसे 5 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। और ये जो हमारा जो प्रथम पेपर है ये हमारा रटने का बिल्कुल नहीं है, ये केवल समझने का होता है। और हम बात करें दोस्तों जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट दोस्तों अधिकांश स्टूडेंट्स का बराबर सा होता है। केवल 2, 3, 4 प्रश्न का अंतर या 5 प्रश्न का अंतर आता है। और अगर हमें जीआरएफ करना है, अगर आपने नेट कर रखा है तो आपको जीआरएफ करना है, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है। जो ये हमारा प्रथम जो टॉपिक है दोस्तों शिक्षण अभिक्षमता, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप इसमें कोशिश करें कि 5 में से आपके 4 क्वेश्चन इसमें हो जाए। और बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। एक बात आप हमेशा याद रखना, जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड है शिक्षण अभिक्षमता, तो दोस्तों ये शिक्षण अभिक्षमता के इर्द गिर्द घूमता है पूरा टॉपिक। अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ाते हैं तो दोस्तों जैसे हम कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसी तरीके से जो एक शिक्षक होता है और जो छात्र होता है उनके बीच में जो संबंध होता है वह संबंध इर्द गिर्द घूमता रहता है शिक्षण अभिक्षमता में। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जैसा एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच संबंध होता है, और स्टूडेंट को अगर टीचर से पूछना है तो किस तरह पूछना है, अगर टीचर को स्टूडेंट को बताना है किस तरीके से बताना है, किस तरीके से पढ़ाना है, और कल का टॉपिक को आज किस तरीके से तैयार करना है, तो ये सारी चीजें इस शिक्षण अभिक्षमता में आती हैं। कौन कौन सी सामग्री को काम में लेना चाहिए, सबसे उपयोगी सामग्री कौन कौन सी होती है समझाने में, तो ये सारी चीज इस शिक्षण अभिक्षमता में आती हैं, जिसे बोलते हैं दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड। ये दोस्तों एनटीए की प्रथम यूनिट है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल ये समझने की है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो ये एनटीए का जो प्रथम पेपर है दोस्तों, ये दोस्तों समझने का ज्यादा है, रटने का बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल समझने का है। अगर आपने इसको समझ लिया और आप अगर इसमें 30 से 35 नंबर ले आए और अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा ठीक है तो आपको जेआरएफ से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ही सिंपल है। और आज हम समझेंगे शिक्षण अभिक्षमता वाले टॉपिक के बारे में समझेंगे, और ये शिक्षण अभिक्षमता क्या होती है और छात्र के कौन कौन से गुण होते हैं जिसे आद्यता कहा जाता है, और शिक्षक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, इस संबंधित दोस्तों हम समझेंगे। और ये हमारी प्रथम क्लास है। समझना दोस्तों, सबसे पहले आप समझना, एक जो शिक्षक होता है, एक छात्र होता है, एक शिक्षक होता है, एक छात्र होता है, और दोस्तों एक होता है पाठ्यक्रम होता है। ठीक है ना, पाठ्यक्रम, ठीक है ना। अब समझना, ये हमारे 3 चीज हैं। ये शिक्षण अभिक्षमता में 3 चीज हैं: पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र, और ये पाठ्यक्रम, शिक्षक हो गया और छात्र हो गया। 3 चीज हैं हमारी ये। इन तीनों चीजों को आप समझना। और एक बात आप समझना, इन तीनों चीजों में से अगर एक को हटा दिया जाए तो दोस्तों ये शिक्षण अभिक्षमता का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि इसमें से अगर एक को भी हटा दिया जाए तो ये अधूरा है शिक्षण अभिक्षमता। इसलिए हमें इन तीनों को समझना है। सबसे पहली बात दोस्तों, शिक्षक के बारे में थोड़ा आप समझना, शिक्षक के बारे में, ठीक है ना, शिक्षक के बारे में समझना। दोस्तों टीचर के बारे में थोड़ा समझना। एक बात आप समझना, जो टीचर है, जो अध्यापक है, वह ऐसी भाषा का प्रयोग करे
या ऐसी जनसाधारण भाषा का प्रयोग करे जैसा वो बोले और स्टूडेंट उसे उसी भाषा में आसानी से समझ जाए। और कभी कभी जनसाधारण भाषा में कोई शब्द चलते हैं तो दोस्तों उनको भी काम में लेना चाहिए जिससे जो छात्र हैं वो समझ जाए। और एक बात आप समझना, शिक्षक और छात्र के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, जो संचार होता है, एक अच्छा संचार होना चाहिए। चाहे शिक्षक कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे शिक्षक कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, तो दोस्तों उसके अंदर एक खूबी ये होनी चाहिए कि वो छात्र को किस तरीके से समझ सके, छात्र को किस तरीके से समझा सके। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अपनी क्लास में जितने भी जो छात्र हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इन छात्रों का जो एक बैकग्राउंड है पढ़ाई से संबंधित, इनमें कितनी नॉलेज है, हमें कितना डीप जाना है, हमें कितना बाहर जाना है, हमें किस तरीके से इन्हें समझाना है। तो दोस्तों ये एक जरूरी होता है। सबसे पहले शिक्षक का यह काम भी है वे छात्रों की स्थिति को भी जाने कि कितने, कहने का मतलब यह है कि कितने पानी में है, कितने पानी में नहीं है। तो ठीक है ना। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात यह है जो ये शिक्षक है, जो शिक्षक है दोस्तों, इसके लिए यह भी जरूरी है जिस चीज को ये पढ़ा रहा है, जिस चीज को ये पढ़ा रहा है तो उसमें इसे लगाव होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है ना। क्या आना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए, पढ़ाने में मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी कभी मजबूरी में बहुत से पढ़ाते हैं, ठीक है ना, पढ़ाते हैं तो वो इस हिसाब से पढ़ाएंगे बस भाई रुपए आ रहे हैं और हमें कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा अच्छा पढ़ा ही नहीं पाएंगे वो। तो टीचर को भी उसमें जिस चीज को पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। नंबर दूसरी बात दोस्तों, टीचर जिस टॉपिक को पढ़ा रहा है, टीचर जिस टॉपिक को पढ़ा रहा है तो उस टॉपिक को एक बार घर से अच्छी तरह पढ़कर आना चाहिए। टॉपिक को जो हम टॉपिक है, विषय, हम विषय कह सकते हैं, विषय को अच्छी तरह तैयार कर ले। ठीक है ना, तैयार कर ले। ठीक है ना। और यहां पर एक उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है ना, इंटरेस्ट होना चाहिए। नंबर तीसरा है दोस्तों टीचर। जो टीचर है, टीचर का एक रहन सहन, ठीक है ना, रहन सहन अच्छा होना चाहिए, रहन सहन अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा होना चाहिए रहन सहन। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो टीचर है, जो अध्यापक है, उसको दोस्तों क्या करना चाहिए? सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात की ओर, ठीक है ना, निश्चित से अनिश्चित की ओर, अनिश्चित की ओर, ठीक है, अनिश्चित की ओर। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से इसे समझाना चाहिए। कहने का मतलब जो ये है, जो वो टॉपिक है उसे दोस्तों इस तरीके से आगे बढ़ता रहना चाहिए। किसको? टीचर को दोस्तों। ठीक है ना। टीचर को इस तरीके से जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक को इस तरीके से तैयार करना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। ठीक है ना। और ये जो टीचर है दोस्तों, टीचर का एक गुण ये होता है कि वो एक छात्र को एक अच्छी तरह से समझे। दूसरी बात है एक सभ्य भाषा का प्रयोग करे, सभ्य भाषा का प्रयोग करे। कहने का मतलब ये है जो टीचर होता है ना, जो टीचर होता है, टीचर से छात्र बहुत कुछ सीखते हैं। अगर टीचर अच्छा है, ये सभी टीचर हैं जो टीचर बनने वाले हैं, जो NTA-NET की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात को सभी गौर से सुन लें, वो सभी गौर से सुन ले कि आपसे जो छात्र हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, अच्छा व्यवहार रखें, सभ्य तरीके से रहें, नैतिक तरीके से रहें। और इसके साथ साथ दोस्तों जो अध्यापक है, इसका एक काम यह भी होता है, पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा देने का काम भी अध्यापक का ही होता है। पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा देने का काम भी दोस्तों शिक्षक का ही होता है, अध्यापक का ही होता है। ये बात भी आप याद रखना हमेशा। और आज के समाज में, आज के शिक्षा पद्धति में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो नैतिकता की है। किसकी है दोस्तों? नैतिकता की है। एक बात याद रखना,
जो छात्र होते हैं वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो वो आपकी तरह बनना चाहते हैं कि मैं भी फला सर की तरह बनूंगा। हम भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हम भी ये चाहते थे कि हम फला प्रोफेसर की तरह बने, क्योंकि वो आपके अनुसार बनना चाहते हैं अगर आप अच्छे हैं तो। इसलिए अपने आप में हमेशा सुधार करना। और दोस्तों बहुत से टीचर मैंने ऐसे भी देखे हैं, क्योंकि मैं खुद टीचर हूं तो मैंने बहुत से टीचर ऐसे देखे हैं, कभी कभी छात्रों से उनकी पिटाई भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि नैतिकता के अभाव में, सभ्यता के अभाव में। इसलिए टीचरों में यह गुण नैतिकता का भी होना चाहिए। नैतिक शिक्षा भी टीचर को, गुरु को देनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको यह पहले बता चुका हूं, यह शिक्षण अभिक्षमता ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है। यह हमारे इर्द गिर्द घूमता है, हमारे इर्द गिर्द घूमता है। हम जो ग्रेजुएशन में जो पढ़कर आए हैं, जो हम पीजी में पढ़ रहे हैं और जो हम पीएचडी में पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों यह हमारे इर्द गिर्द घूमता है। सारी चीजें हम यहीं से सीखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों जो शिक्षक है, शिक्षक के अंदर ये गुण होने चाहिए। सरल से कठिन की ओर जाए, स्पष्ट से अस्पष्ट की ओर जाए, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाए, निश्चित से अनिश्चित की ओर जाए और विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ जाए। जो दोस्तों विश्लेषण होता है, विश्लेषण से दोस्तों संश्लेषण की तरफ जाए, संश्लेषण की तरफ जाए। कहां तक जाए दोस्तों? संश्लेषण की तरफ जाए। ये शिक्षक के गुण होते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये होती है, शिक्षक का यह भी गुण होता है, अगर कोई छात्र सही तरीके से सही व्यवहार नहीं कर रहा, पढ़ाई में उसका मन ना लग रहा, तो कभी कभी दोस्तों जो छात्र होते हैं वो बुरा मान जाते हैं। उनको अकेले में ऑफिस में बुलाएं तो समझाएं कि बेटा अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें, बिल्कुल भी अच्छी तरह पढ़ाई करें, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछें। और उसको थोड़ा ये दिखाएं कि बेटा तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं वो तुम्हें किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं वो तुम्हें किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें बेटा पढ़ाई करनी है, तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाना है। और जब पढ़ाई में मन ना लगे तो अपनी आंखें बंद करें। और दोस्तों आंखें बंद करके अपने माता पिता का जो चेहरा है वो सामने आ जाता है। दोस्तों आंखें बंद करने के बाद तो सोचें कि इस समय, जिस समय मैं यहाँ पर मौज मस्ती कर रहा हूं, उस समय मेरे माता पिता खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका 100% मन लगेगा। एक मोटिवेशनल भी टीचर को होना चाहिए, छात्रों को प्रोत्साहित करने वाला टीचर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर छात्र कोई छोटी सी गड़बड़ कर रहा है तो मैंने ऐसे टीचर देखे, अरे बेटा तू जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं बनेगा। ऐसा टीचर को ये शोभा बिल्कुल नहीं देता है। अरे भाई तुम्हें क्या पता जिंदगी में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। हो सकता है आज शरारत कर रहा है, पता नहीं कल को कौन से मुकाम पर पहुंच जाए, कब पढ़ना चालू कर दे। दोस्तों नकारात्मक सभी टीचरों से मेरा अनुरोध है, क्योंकि नकारात्मक शिक्षा कभी किसी छात्र को बिल्कुल ना दें, हमेशा पॉजिटिव दें। क्योंकि आपकी नकारात्मक शिक्षा से ना जाने अगर एक दो स्टूडेंट पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो दोस्तों बहुत बुरा है। पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। बेटा करोगे, कमजोर है तो भी बोलो बेटा कोई नहीं, थोड़ी मेहनत करो बेटा, हो जाएगा बेटा। तो यह हमेशा एक टीचर के अंदर गुण होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात दोस्तों, टीचर को क्या करना चाहिए, जो आपने चैप्टर पढ़ा दिया तो दोस्तों कभी कभी ऐसा कर लेना चाहिए, एक चैप्टर का ही क्या लेना चाहिए, टेस्ट ले लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप एक चैप्टर का टेस्ट ना ले सकें तो दोस्तों 2-3 चैप्टर का एक साथ टेस्ट ले लेना चाहिए। अर्थात क्या करना चाहिए, मूल्यांकन भी करना चाहिए, छात्रों का मूल्यांकन भी करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि आपने जो पढ़ाया है वो सही पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, इसलिए मूल्यांकन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। छात्र का मूल्यांकन भी कीजिए, टेस्ट लीजिए, पता चले कि छात्र कितने पानी में हैं, कितने पानी में नहीं है, ये भी करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो गुण हैं ये एक शिक्षक के अंदर गुण होने चाहिए। और अपना पढ़ाने से पहले दोस्तों अपने टॉपिक को तैयार करके आना चाहिए, सब्जेक्ट में लगाव होना चाहिए, विषय को अच्छी तरह पढ़कर आए, विषय में इंटरेस्ट होना चाहिए, रहन सहन भी एक अच्छा होना चाहिए शिक्षक का। क्योंकि दोस्तों ये जो शिक्षण अभिसमझा टीचिंग एप्टीट्यूड है ये आपके इर्द गिर्द घूमता है, टीचर के इर्द गिर्द घूमता है। इसीलिए तो मैंने बोला था इसे समझाने की रटने की ज्यादा जरूरत नहीं, बस समझ लो एक बार, रटने का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप रात दिन रटोगे तो भी आप नहीं कर पाओ, क्योंकि ये आपके इर्द गिर्द घूमता है। रटने की आपको इसको जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना।
और इसमें टीचर को सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए, ज्ञात से ज्ञात की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना चाहिए। तो और टीचर को क्या करना चाहिए, छात्रों का मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा दोस्तों जो हमारा जो पहला पॉइंट था, जो टीचर वाला जो पहला पॉइंट है, जो टीचर वाला जो पहला पॉइंट है, तो दोस्तों ये इस पॉइंट के अंदर हमारे ये सारी चीजें आ जाएंगी। और एक बात और समझना, जो ये टीचर है ना, ये जो टीचर है, कहते हैं ना माता पिता जन्म देते हैं जीवन नहीं, और गुरु जीवन देता है जन्म नहीं। इस टीचर का, अध्यापक का हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा माना गया है। अगर बात करें भगवान के बाद जो दूसरा दर्जा माना जाता है वो एक अध्यापक का माना जाता है। क्योंकि दोस्तों जो हमारी नींव तैयार करता है, जो हमें शिक्षा देता है, तो दोस्तों वो हमें टीचर देता है। क्योंकि हमने पढ़ा होगा, हमने पंच महायज्ञों में पढ़ा है, ऋग्वेद में किस में पढ़ा है दोस्तों, पंच महायज्ञ में पढ़ा है, पंच महायज्ञ में पढ़ा है, ठीक है ना। ऋग्वेद में हमने पंच महायज्ञ में पढ़ा है। तो दोस्तों जो ये पंच महायज्ञ है, इसमें एक ऋषि यज्ञ भी है। और उस ऋषि यज्ञ में दोस्तों, जो ऋषि यज्ञ है, ऋषि यज्ञ में दोस्तों कौन आते हैं, ऋषि यज्ञ में दोस्तों टीचर ही आते हैं। कौन आते हैं, टीचर ही आते हैं। इसलिए टीचर का दर्जा एक बहुत बड़ा दर्जा है समाज में। और कहते हैं जो ये टीचर है ना, जो ये टीचर है, चाहे तो छात्र को कुछ भी बना सकता है, कैसे भी ढाल सकता है। क्योंकि जो छात्र होता है, छात्र एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। जो छात्र होता है वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। चाहे तो दोस्तों कुम्हार उसका कोई खिलौना बना दे, चाहे कुम्हार उसका मटका बना दे, उसी तरीके से दोस्तों होता है छात्र। चाहे तो उसे शिक्षक किसी भी अनुसार ढाल सकता है। ये शिक्षक के हाथ में है, ठीक है ना। इसलिए शिक्षक को अपने आप में बहुत सुधार करनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया है ये सुधार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे दोस्तों छात्र की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, छात्र की बात करेंगे, ठीक है ना। जो दोस्तों छात्र है, छात्र के बिना शिक्षा अधूरी है। किसके बिना दोस्तों, छात्र के बिना शिक्षा अधूरी है। अगर छात्र ही ना होगा, समझना, अगर छात्र ही ना होगा तो दोस्तों शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा हम किसको देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। जो छात्र है, छात्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब छात्र के गुण क्या होने चाहिए। जो ये छात्र है, जो ये हम बोलते हैं इसे अध्यता, क्या बोलते हैं, अध्यता बोलते हैं, ठीक है ना, अध्यता बोलते हैं। अब इस अध्यता के छात्र के गुण क्या होने चाहिए। छात्र की विशेषता क्या है दोस्तों, विशेषता। ये दोस्तों रटने का बिल्कुल नहीं है, बहुत समझने का, बहुत सिंपल है। अब छात्र के क्या गुण होने चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। जो छात्र होता है, छात्र का जो गुण होना चाहिए, हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं, प्राचीन काल में जो आश्रम हैं, 4 आश्रम माने गए हैं। कितने आश्रम माने गए हैं दोस्तों, 4 आश्रम माने गए हैं प्राचीन काल में, 4 आश्रम माने गए हैं प्राचीन काल में। उसमें एक और उम्र मानी गई है, 100 वर्ष मानी गई है। कितनी वर्ष मानी गई है, 100 वर्ष मानी गई है व्यक्ति की आयु। उसमें से दोस्तों 1 से 25 वर्ष तक की जो आयु होती है वो क्या होती है, वो आश्रम कौन सा होता है, वो दोस्तों ब्रह्मचार्य आश्रम होता है। कौन सा आश्रम होता है, ब्रह्मचार्य आश्रम होता है। और इस ब्रह्मचार्य आश्रम में छात्र गुरुकुल में जाकर शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करता था, और यही यहां पर आ रहा है। बस दोस्तों एक बात याद रखना, प्राचीन काल और वर्तमान काल एक दूसरे से काफी हद तक मिला जुला है। अगर आपको प्राचीन काल को समझना है तो आप वर्तमान को समझ लीजिए, वही सिस्टम है, बस कुछ अंतर है, ठीक है ना। वही सोचे, पहले मानव ऐसे नहीं थे, कोई 20-20, 30-30 फीट के हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। सोचे ऐसी ही थी, जैसे आज के राजनेता हैं ऐसे पहले हमारे शासक हुआ करते थे, ठीक है ना, अपने स्वार्थ के लिए वही काम करते थे। अब समझना, जो अध्यता है, अध्यता में दोस्तों एक नैतिकता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए दोस्तों? एक नैतिकता होनी चाहिए। एक बात याद रखना, आप शिक्षा में जब आप जाते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है आपके अंदर एक नैतिकता होनी चाहिए, आपके अंदर एक अच्छा संस्कार होने चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। किसके प्रति दोस्तों? कर्तव्य के प्रति एक ईमानदारी होनी चाहिए शिक्षक में, ठीक है ना, इस छात्र में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो छात्र है जिस टॉपिक को पढ़ रहा है या उसको एक बार अपने घर से पढ़कर आ जाए दोस्तों, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को वो पूछ सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर उस प्रॉब्लम को पूछ सकता है, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, समझ में नहीं आए तो दोस्तों एक बात याद रखना, पूछना चाहिए। एक बात याद रखना, ये जो शब्द है पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है पूछना चाहिए। एक बात याद रखना, कभी कभी बहुत से जो छात्र होते हैं वो ये सोचते हैं, पता नहीं यार हम किसी चीज को पूछ रहे हैं, पता नहीं कोई हमारी बात पर हंसे। अरे एक बात याद रखना, पूछने वाला केवल एक बार मूर्ख बनता है, लेकिन ना पूछने वाला जिंदगी भर मूर्ख बना रहता है। तो पूछने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो अध्येता जो छात्र होता है, समझना, छात्र जो होता है, एक छात्र के लिए दो पंक्तियां हैं, सुख चाहने वालों को विद्या कहां, और विद्या चाहने वालों को सुख कहां। सुख चाहने वालों को विद्या कहां और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। ये दो पंक्ति हैं, अगर इन दो पंक्तियों के अर्थ आप समझ गए तो आप कभी मात नहीं खाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें सुख मिले तो भाई आप विद्या शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। शिक्षा के प्रति बलिदान देना पड़ता है, लगन, मेहनत, बलिदान, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर चीज आसानी से नहीं मिलती और शिक्षा तो कतई ही आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए तो आपको बलिदान, कुर्बानियां देनी पड़ेगी। और दोस्तों एक छात्र के अंदर 5 गुण होने चाहिए। कितने गुण होने चाहिए? 5 गुण होने चाहिए। कोवा की तरह दूरदृष्टि। किसकी तरह? कोवा की तरह दूरदृष्टि। बगुला की तरह एकाग्रता। कुत्ते की तरह नींद, क्योंकि कुत्ता नींदों में नहीं होता, थोड़ा सा आवाज आने पर ही भौंकने लगता है, ठीक है ना। इसके विपरीत दोस्तों अल्प भोजन, ठीक है ना। भोजन भी क्या है? अल्प भोजन। और गृह त्याग। ये 5 गुण होने चाहिए छात्र के अंदर। क्या क्या होने चाहिए? कोवे की तरह दूरदृष्टि होनी चाहिए, दूर से ही दिख जाए। भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो इस तरीके से हमें सामना करना पड़ेगा। और बगुला की तरह एकाग्रता का अर्थ होता है, आप भी छात्र हैं तो एक बात को हमेशा याद रखना, जो ये एकाग्रता है, बगुला की तरह एकाग्रता, इसका अर्थ होता है कि टारगेट हमें दिखाई देना चाहिए। एकाग्रता, एक टारगेट होना चाहिए। जैसे अर्जुन को दोस्तों चिड़िया की आंख दिखाई देती है, उसी तरीके से दोस्तों आपके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इस बार नेट जीआरएफ करना है तो करना है, 100% करना है, चाहे 10 घंटे पढ़कर करें, चाहे 5 घंटे पढ़कर करें। और दोस्तों जो टॉपिक आपका कमजोर है सबसे पहले आप उस टॉपिक को पढ़ें, लेकिन एक टारगेट एक दिखाई देना चाहिए। जैसे अर्जुन को दोस्तों चिड़िया की आंख दिखाई देती है, चिड़िया दिखाई नहीं देती। और कुत्ते की तरह नींद। दोस्तों छात्र को यह नहीं है कि कुंभकर्ण की तरह 8-8, 10-10 घंटे सो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे सो रहे, नहीं।
क्योंकि दोस्तों सपने जो होते हैं, सपने वो नहीं होते जो सपने सोते हुए देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, जो नींदें ना आने दे, वो होते हैं सपने। हमेशा ये बात याद रखना, कुत्ते की तरह नींद, अल्प नींद, कम नींदें लेनी चाहिए, हो सके तो कम नींदें लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10-10, 12-12 घंटे, दिन में 4-5 घंटे सो गए, रात में 5-6 घंटे सो गए, भाई फिर तो सोने में ही टाइम चला गया, 2-3 घंटे खाना बनाने में चला गया, फिर बच क्या गया आपके पास, ठीक है ना। और अल्प भोजन, और एक बात याद रखना दोस्तों, भोजन छात्र को, अध्येता को अल्प करना चाहिए, ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर ज्यादा भोजन करेंगे तो दोस्तों पेट चित्त हो जाएगा, कुर्सी पर फिर बैठा नहीं जाएगा, और उसके बाद दोस्तों जब ये पेट पूरा भर जाता है ना तो नींदें आती हैं। क्या आती है? नींदें आती हैं जब ये पेट पूरा भर जाता है। तो याद रखना इस बात को, क्योंकि दोस्तों जिस चीज की हमें जरूरत है, अगर वो पूरी तरीके से भरा हुआ हमारा पेट है तो हमें जरूरत क्या है भाई? नींदें आएंगी। क्योंकि जो ये भोजन होता है ना, भोजन में भी क्या होता है? नशा होता है, और सबसे ज्यादा जो नशा होता है वो भोजन में होता है। और गृह त्याग आप समझ रहे हैं। आप सोचे यार हम घर पर रहकर ही तैयारी कर लें, अच्छी पढ़ाई कर लें तो हम सब सक्सेस हो जाएंगे। नहीं भाई नहीं, कुछ करना है तो घर त्यागना पड़ेगा, ये भी सच है। कुछ करना है तो घर से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सच है। जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर आपको कुछ बनना है तो आपको कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, ये बिल्कुल ही सच है। गृह त्याग करना पड़ेगा। ये एक छात्र के अंदर एक गुण होने चाहिए, अध्येता की विशेषता होती है। और जो ये अध्येता होता है, ये जो अध्येता होता है, ये कच्ची मिट्टी की तरह होता है। क्या होता है दोस्तों? कच्ची मिट्टी की तरह होता है। कच्ची मिट्टी की तरह होता है अध्येता। चाहे तो शिक्षक इसे खिलौना बना सकता है, चाहे इसे मटका बना सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है, संगत एक अच्छी होनी चाहिए। संगत एक अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका दोस्त एक अच्छा इंटेलिजेंट और नैतिकतावादी है तो 100% आपके 4 दोस्त नैतिकतावादी हैं, अच्छे इंटेलिजेंट हैं। अगर 4 का नेट हो चुका है तो दोस्तों मेरी बात को आप याद रख लें, 5वें आप हैं जिसका नेट हो जाएगा, क्योंकि आप संगत में अच्छी में रह रहे हैं। ये संगत जरूरी होती है, क्योंकि छोटी सोच वाले दोस्तों आपको नकारात्मक, आपके उत्साह को वो कम करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। लेकिन जो अच्छे छात्र होते हैं, अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, वो आपके उत्साह को हमेशा बढ़ाते हैं। इसलिए दोस्तों संगत का भी हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जो छात्र होता है वो कच्चे मिट्टी की तरह होता है। चाहे तो गुरु उसे क्या बना सकता है? मटका बना सकता है, चाहे उसे खिलौना बना सकता है। तो दोस्तों ये छात्र के गुण हो गए जो मैंने आपको अध्येता के गुण बताए हैं। क्योंकि दोस्तों ये टीचिंग एप्टीट्यूड है ही, ये चीज अलग है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज है, ठीक है ना। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करें पाठ्यक्रम की। अब हम बात किसी की करें? पाठ्यक्रम की। दोस्तों हम बात करें, ये जो पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है, अब इसमें क्या है दोस्तों, हम जो पढ़ाते हैं वो पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाता है। शिक्षक पाठ्यक्रम के अनुसार किसको पढ़ाता है? छात्र को पढ़ाता है। अब दोस्तों जो ये पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम की शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। किसका? पाठ्यक्रम का। दूसरी बात, अगर शिक्षक को कभी कभी ऐसा भी आता है हमारे सामने, कभी कभी ऐसा भी आता है, कोई टॉपिक ऐसा होता है जो हमारा मजबूत नहीं होता, ये सच है। और बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं हम उसे 5-10 मिनट देखते हैं तो हम उसे आसानी से पढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही टफ होते हैं। तो दोस्तों 2-3 घंटे, चाहे 3 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगे, अच्छी तरह उसे तैयार करें। क्या करें दोस्तों? अच्छी तरह उस टॉपिक को तैयार करें, पाठ्यक्रम को आप, और उसके बाद आप छात्रों को पढ़ाएं। अगर दोस्तों आप यहां पर समझना, अगर पाठ्यक्रम आप अच्छी तरह पढ़कर नहीं गए तो आप छात्रों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ये शिक्षक
ये शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता है, जो पाठ्यक्रम है उसे अपने को अच्छी तरह तैयार कर ले, उसके बाद ही क्लास में जाए, वरना क्लास में ना जाए। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। अच्छे टीचर की, अच्छे प्रोफेसर का ये विशेषता होती है, जो टॉपिक है उसे अच्छी तरह याद करे और वो हमेशा अपने टॉपिक को पहले अच्छी तरह तैयार करता है, उसके बाद ही क्लास में जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप बीच में अटक रहे हैं, एक आध बार अटक गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप बार बार अटक रहे हैं तो दोस्तों छात्रों पर भी उसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जब हमारा टॉपिक एकदम बहुत मजबूत है और छात्र एक भी कुछ नहीं बोल सकता, अच्छी तरह पढ़ता है और छात्र भी सोचता है वाह यार अपने सर के बहुत अच्छा है, अपना सर का कॉन्फिडेंस और टॉपिक बड़ा मजबूत है, सर को भी बड़ा जोश मिलता है और और छात्र को बड़ा जोश मिलता है, छात्र का फिर पढ़ने के लिए मन भी करता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो गुरु है, गुरु के खुद के कितने अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, छात्र फिर दूसरे को भी एग्जाम्पल देता है। इसलिए मेरे सभी शिक्षकों से अनुरोध है, अपने जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो उसे एक आप अच्छी तरह मजबूत कर लें। तो दोस्तों ये शिक्षक अभिक्षमता में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, ये हमारी दोस्तों आज की हमारी प्रथम क्लास थी। इसके बाद दोस्तों कौन कौन सी सामग्री काम में ली जाती है, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, ये सारी चीजें दोस्तों अगली क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड में हम आपको समझाएंगे। क्योंकि आज की जो क्लास थी एक टीचिंग एप्टीट्यूड की एक बेसिक जानकारी संबंधित थी, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम संबंधित। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझने में बड़ा इंटरेस्ट आया होगा। और दोस्तों अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।